Welcome to Enlight Education videos. My name is Ankit sir and today we are going to study about excretory products and their elimination. आज की वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे फॉर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, फिर व्हाट आर ऑस्मोकन्फॉर्मर एनिमल्स, व्हाट आर ऑस्मोरेगुलेटर एनिमल्स, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ ऑस्मोरेगुलेटर्स आर कंट्रोलिंग, आर रेगुलेटिंग देयर ऑस्मोलैरिटी. तो आज की वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं. So let's start today's video, today's class, right? Today's topic, that is introduction or overview on excretory products and their elimination. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वो है हमारे बॉडी में जिसको बॉडी से बाहर निकालने की बहुत जरूरत होती है. दे आर अनवांटेड और टॉक्सिक केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. यस, विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी और विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, विच कम्स थ्रू, विच मे कम्स विद वाटर और आवर फूड, राइट. तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, राइट. सम मेटाबॉलिक वेस्ट and some ions that are present in our body, right? These chemicals are excretory products. तो देख लेते हैं, चलो डिटेल में देख लेते हैं कि excretory products क्या क्या हो सकते हैं. तो they can be nitrogenous waste which are produced by deamination of amino acids. तो amino acids का जब deamination होता है उसमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है, एक्चुअली अमोनियम आयन प्रोड्यूस होता है. This ammonium ion either it get excrete out in the form of ammonia or in the form of urea or in the form of uric acid. So depending on different kind of animals, depending on type of animals, means what kind of animals they are, ये हम लोग next वीडियो में देखेंगे, ठीक है. These animals are excreting, not secreting, but excreting this chemicals, either of this nitrogenous waste out from their body, which is produced by deamination of amino acids. फिर कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस वेस्ट आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट बिकॉज जब भी फैट का ऑक्सीडेशन होता है या जब भी ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होता है, दिस केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड. इट आल्सो कम्स आउट थ्रू आवर बॉडी. इट इज आल्सो though it is not nitrogenous, but it is toxic to us, right? Not water, but carbon dioxide is a toxic chemical. और water भी हमारे बॉडी में अगर excess amount में है, so it is also not good for us. Like I'm sweating right now, isn't it? So it is also a kind of excretion. Some ions also like sodium ion, potassium ion, chloride ion, phosphate ion and sulfate ion. ठीक है, तो ऐसे कुछ etc. So this type of excretory products do produce in our body, which has to get removed out from our body, right? They are unwanted or they are toxic to our body. So they need to get removed out, and removal of this kind of chemicals is nothing but called excretion. Understood about this? ठीक है, तो फिर हम लोग ने चलो एक्सक्रीशन का एक और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है उसका एक ओवरव्यू देख लिया है हम लोग ने. देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन इज मींस मेंटेनिंग वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. ठीक है ना, एक्सेस अमाउंट में वाटर भी हमारे बॉडी में नहीं जो होना चाहिए, तो उसको भी मेंटेन करना जरूरी होता है. दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन. और ऑस्मोरेगुलेशन के चलते ही हमारे बॉडी में से वाटर बाहर निकल जाता है. एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम आवर बॉडी, राइट. सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन. नाउ which kind of animals or which animals are doing osmoregulation, whether the animals are doing osmoregulation or they are not doing osmoregulation, according to that, on the basis of that, there are two types of animals. जो एनिमल्स ऑस्मोरेगुलेशन नहीं करते हैं उनको बोलते हैं ऑस्मोकन्फर्मर्स, और जो एनिमल्स ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं उनको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स, राइट. तो हम यहाँ पर दोनों एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्मोकन्फर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स. Now, which kind of animals are osmoconformers? Osmoconformers are those animals which does not actively performing osmoregulation, right? They does not control their body fluids osmolarity. ठीक है, उनके बॉडी का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन वो मेंटेन नहीं करते. They are not regulating it. That's why they are called osmoconformers. मतलब उनके बॉडी फ्लूइड का osmolarity, उनके बॉडी फ्लूइड का osmolarity gets changed with the change in osmolarity of their surrounding. राइट. तो उनके जो सराउंडिंग में अगर सैलिनिटी बढ़ जाता है या कम होता है तो उसके हिसाब से उनके बॉडी फ्लूइड का भी सैलिनिटी इंक्रीज होगा या कम होगा. So that is how they are osmoconformers. Now what are the examples? Which kind of animals belongs to osmoconformers? तो जितने भी marine invertebrates है, all marine invertebrates and some freshwater invertebrates are strictly osmoconformers.
they are strictly on osmoconformers. ठीक है, all marine invertebrates and some freshwater invertebrates also. तो वर्टिब्रेट्स में भी तो कुछ एग्जांपल्स है, वो देख लेते हैं. तो दैट इज मिक्सीन और हैगफिश, जो एक साइक्लोस्टोम है, राइट. इट इज हैविंग सक्टोरियल माउथ. Cyclostome, right? It does not possess any jaws. Belongs to Agnatha, right? This animal and animals or fishes which belongs to Elasmo branch. Elasmo branch is a subclass of Chondrichthyes, right? And like sharkfish, rayfish, they belongs to Elasmo branch. These animals are osmoconformers, right? Among vertebrates, myxine or hagfish, and elasmo branch, that is sharks and rays. These animals are osmoconformers. Understood about osmoconformers? Now let's move to the next topic, that is osmoregulators. Osmoregulators are those animals which are actively controlling their osmolarity, their body fluids osmolarity. That means उसका मतलब ये है कि बाहर का ऑस्मोलैरिटी जो भी हो, अपने बॉडी का बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखना है, right? Now what kind of animals belongs to osmoregulators? Many invertebrates, many aquatic invertebrates, right? Not just any other invertebrates, मतलब terrestrial invertebrates नहीं लेंगे यहाँ पर. Many aquatic invertebrates are strict osmoregulators and some of them are osmoregulators in a limited range. एक limited range के अंदर osmoregulators है और कुछ तो strict osmoregulators है, मतलब बहुत ही narrow range है उनका. अंडरस्टूड. एंड कुछ वर्टिब्रेट्स को छोड़ के, जैसे हम लोग ने ऑस्मोकन्फॉर्मर्स में देखा ना, हैगफिश है और मिक्सीन और एलास्मो ब्रांच के फिशेस है. दिस एक्सेप्ट दिस एनिमल्स, ऑल एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स आर स्ट्रिक्ट ऑस्मोरेगुलेटर्स. अंडरस्टूड. बाकी सारे एनिमल्स, ये इतने फिशेस को छोड़ के बाकी सारे एक्वेटिक एनिमल्स आर स्ट्रिक्ट ऑस्मोरेगुलेटर्स. अब ऑस्मोरेगुलेटर्स के पास बहुत बड़ी चैलेंज ये है कि वेदर the surrounding water is hypertonic or hypotonic, they have to maintain their body fluids osmolarity with preventing excessive loss of water or excessive intake of water को भी रोकना है ना. तो अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, सराउंडिंग में हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो एक्सेसिव वाटर को अंदर आने से रोकना है, या एक्सेसिव एक्सक्रीशन करना है, या एक्सेसिव वाटर को रिमूव करना है. दोनों में से कोई एक चैलेंज रहता है. और दूसरा क्या होता है कि इफ द सराउंडिंग वाटर, इफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज हाइपरटोनिक, देन दीज एनिमल्स हैव टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज ऑस्मोलैरिटी, है ना. एक्सेसिव वाटर लॉस को रोकना है, isn't it? So that their bodies body fluids osmolarity remains constant, वो रेगुलेट होते रहे. तो इसके वजह से उनके पास कुछ होना चाहिए. Either they should have some osmolytes, that is electrolytes, which are helping in maintaining their osmolarity, their body fluids osmolarity. और इसके साथ साथ ये भी चाहिए, osmolytes हो या ना हो, लेकिन ATP तो चाहिए. They need ATP molecules to protect their body fluids osmolarity, right? To protect excessive water loss or excessive water intake. तो इसके लिए ATP मॉलिक्यूल का स्पेंडिंग होता है, और एटीपी मॉलिक्यूल के कंजम्पशन से ये एनिमल्स अपना ऑस्मोरेगुलेशन कर सकते हैं. तो चलिए फिर बारी बारी करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स में. एक्चुअली देयर आर टू काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स, वन इज फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट एंड अनदर वन इज मराइन एनवायरनमेंट. तो दोनों में बारी बारी करके देख लेते हैं कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है, और फिर हम लोग देख लेते हैं कि मराइन एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है, एंड व्हाट एडेप्टेशन डू एनिमल्स हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, राइट. जहां पर प्रॉब्लम्स है वहां पर सोल्यूशन है ना भाई. तो चलो यहां पर भी देख लेते हैं प्रॉब्लम्स क्या है और सोल्यूशन क्या है ऑस्मोरेगुलेटर्स के पास. Now let's see what environment is there in fresh water, right? तो फ्रेश वाटर में ऑस्मोलैरिटी अगर देखें हम लोग तो कितना होता है फ्रेश वाटर का, इट इज लेस देन 50 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर. तो इतना कम होता है ऑस्मोलैरिटी फ्रेश वाटर में सॉल्ट्स का, राइट. Now let's see what is the osmolarity is there, what osmolarity is there in the body fluids or plasma of animals living in, osmoregulators living in fresh water. Their osmolarity is between 200 to 300 milli osmolarity per liter. तो कितना डिफरेंस है ना. Now this animal have to maintain their osmolarity, isn't it? और यहाँ पर देखो कितना हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है उनके बॉडी फ्लूइड का. तो इनका प्रॉब्लम, तो इनके पास प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं. एक
कि भाई हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, मतलब बाहर से अंदर बॉडी फ्लूइड में ज्यादा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, तो देयर कैन बी लॉस ऑफ दिस सॉल्ट, प्रॉब्लम नंबर 1. And problem number 2 can be there can be excessive intake of water from the surrounding, because अंदर hypertonic solution है, अंदर hypertonic body fluid है, isn't it, right? So these two problems are there. अब ये दो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या एडेप्टेशन है फ्रेश वाटर एनिमल्स के पास? तो फर्स्ट इज having body covered, that is either scale or adipose cover, that is adipose को तो आप जानते हो ना, adipose tissue which are having adipocyte cells. Adipocyte cells are those cells which are storing fat in them. तो एक फैट का अगर एक लेयर होता है just beneath the skin, या फिर स्किन के ऊपर एक स्केल का कवर होता है, तो भाई स्किन से वाटर का इनटेक होना बंद या सॉल्ट का बाहर जाना बंद. अंडरस्टूड? तो ये हो गया पहला स्ट्रेटेजी. दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है? डू नॉट ड्रिंक वाटर. तो ये एनिमल्स जो होते हैं, दोज ऑस्मोरेगुलेटर्स विच आर लिविंग इन फ्रेश वाटर, दे डोंट ड्रिंक वाटर. तो पानी पीने से तो नहीं आएगा एटलीस्ट, राइट? जो थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा आजू बाजू में से, वो थोड़ा सा पानी आ जाएगा, नॉट बाय ड्रिंकिंग इट. ठीक है? एंड तीसरा क्या है? व्हाट इज द थर्ड वन? दैट इज टू एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन. यूरिन में भी पानी का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट शुड बी वेरी मच लेसर. तो इन दिस वे दे आर मेंटेनिंग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, मींस they can be able to maintain higher concentration of salt within their body fluid and lesser amount of water within their body fluid, right? By producing dilute urine or by excreting dilute urine. And fourth one is having ionocyte cells or chloride cells, right? These cells are intaking sodium ion and chloride ion from their surroundings. These cells are actually taking this or intaking this minerals or salts actively. Actively means at the expense of energy, at the expense of ATP molecules. Understood? Because देखो बाहर का Na+ और Cl- का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? इट इज 1 मिलीमोलर. और अंदर बॉडी फ्लूइड में कितना होगा? 100 मिलीमोलर. मोर देन 100 मिलीमोलर. तो इतना डिफरेंस फिर भी इतना मेंटेन किया हुआ है यूजिंग एटीपी मॉलिक्यूल्स, एंड इट इज अचीव्ड बाय आयोनोसाइट्स और क्लोराइड सेल्स. So this is how animals living in fresh water can do osmoregulation. Now let's see how animals living in marine environment can protect themselves, can do osmoregulation, right? तो चलो देख लेते हैं कैसे अपना osmoregulation करते हैं वो लोग. तो these animals, पहले तो प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इनके पास प्रॉब्लम क्या होता है. यहाँ पर कंडीशन एकदम उल्टा है. यहाँ पर बाहर का वाटर जो है, यहाँ पर जो मीडियम है इन विच दे आर लिविंग इज हाइपरटोनिक, है ना, और उनका बॉडी फ्लूइड यहाँ पर हो जाता है हाइपोटोनिक कंपैरिजन में. ठीक है? कंपैरिजन में तो यहां पर होता क्या, देखो यहां पर ऑस्मोलरिटी कितना है, तो इट इज एक्चुअली 1000 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर. और इतना ज्यादा तो मराइन एनिमल्स के बॉडी फ्लूइड का तो नहीं होता है ऑब्वियसली, राइट? तो यहां पर कोप अप करने का एकदम उल्टा तरीका होता है. यहां पर क्या होता है कि इतना ज्यादा वाटर होता है तो वाटर कैन गेट लॉस फ्रॉम देयर बॉडी. अब वाटर लॉस कौन से सरफेस से हो सकता है? तो बोनी फिशेस में अगर हम लोग देखें, मराइन बोनी फिशेस में तो बॉडी भले ही स्केल से कवर्ड है, बट they have gill surface through which exchange of gases is occurring. They have oral surface, they have anal surface. तो यहां पर कुछ भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, तो यहां से वाटर का लॉस हो सकता है, isn't it? लेकिन यहां पर वाटर का लॉस प्रोटेक्ट करने के प्रिवेंट करने के लिए दिस फिशेस हैव टू ड्रिंक वाटर कंटिन्यूसली. तो यहां पर बहुत सारा पानी पीते रहते हैं ये फिशेस, right? So that amount of water get protected within the body. So amount of water does not get less in water. Does not get less in their body fluid. लेकिन अगर पानी ज्यादा पी रहे हैं तो उनके साथ साथ ज्यादा सॉल्ट भी आ रहा है. तो यहां पर फिर से आयोनोसाइट्स और क्लोराइड सेल्स है, लेकिन दिस सेल्स are doing opposite function than fish is living in fresh water, right? So यहाँ पर उनका function क्या है कि now this ionocytes or chloride cells which are present on gill surface, they are helping in removing out monovalent ions, right? They are helping in removing out monovalent ions from the body fluid. तो divalent ions का क्या?
तो डाइवेलेंट आयंस कैन गेट रिमूव्ड आउट थ्रू फीकल डिस्चार्ज, राइट, मतलब एनल से जो फीसेस रिमूव आउट होते हैं उनमें डाइवेलेंट कैटायन भी निकल जाएंगे. तो दिस इज हाउ ऑस्मोरेगुलेशन कैन बी डन among those animals which are living in marine environment. Animals like marine invertebrates, hagfishes and ascidians are having same, I mean their body fluid is isotonic to seawater. Now you have to give answer of why their body fluid is isotonic to seawater. So this is my question. If you are seeing this video, you have to give answer answer of this question in the comment. राइट, तो ये चीज आप नोट कर लेना. चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स. हम लोग ने मराइन एनिमल्स के बारे में बात की जो मराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं. मींस वी हैव टॉक अबाउट दोज एनिमल्स व्हिच आर एक्वेटिक, जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके बारे में बात की. व्हाट अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, व्हाट अबाउट अस, है ना. तो ह्यूमंस में कुछ ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में जितना पानी होता है उससे अगर पानी 12% भी कम होता है, if this water get reduced by 12% even, then we can die, right? We get die. तो हम लोग मर सकते हैं, हम लोग मर जाते हैं एटलीस्ट. एक्चुअली नॉट एटलीस्ट, एक्चुअली हम लोग मर जाते हैं अगर इतना भी वाटर लॉस होता है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड, है ना. हमारे खाने में पानी होता है ना, कोई भी हम लोग बहुत सारी चीजें ग्रेवी वाला बनाते हैं ना. सो दैट इज हाउ वी आर मेंटेनिंग. तो ये हमारा एक्चुअली बिहेवियरल एडेप्टेशन है ना. दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल एडेप्टेशन. तो एडेप्टेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, बिहेवियरल भी होता है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ बिहेवियरल एडेप्टेशन टू ड्रिंक वाटर एंड टू ईट मॉइस्ट फूड, है ना. समर सीजन में अगर आप देखोगे ना, अभी के टाइम पे, अभी समर सीजन चल रहा है, तो अभी आपको चटनी वाली चीजें ना बहुत अच्छी लगेगी, आपको सॉल्ट वाली चीजें अभी बहुत अच्छी लगेगी. दिस इज कॉल्ड एक्चुअली, ये अच्छा लगना भी हमारे बॉडी को क्या सूट होता है उसके हिसाब से कभी कभी होता है, राइट. जैसे विंटर सीजन में हम लोग को तीखा खाना ज्यादा पसंद होता है, बिकॉज वी हैव टू फाइट विद सर्टेन डिजीजेस लाइक विच इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा. तो इसलिए हम लोग को जिंजर वाला वो सब खाना ज्यादा पसंद होता है, गार्लिक जिंजर का ग्रेवी वाला खाना ज्यादा पसंद होता है अभी के टाइम पे. राइट नाउ रिसेंटली वी लाइक मोर सॉल्टी फूड, मोर सार टेस्ट फूड, जिसमें सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो. नॉट जस्ट वो कॉमन सॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, जो जिसमें खट्टा टेस्ट हो, वो सारी जो स्वीट हो, ये सब चीजें हम लोग को ज्यादा अभी खाना पसंद होती है ना. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज अ काइंड ऑफ बिहेवियरल एडेप्टेशन इन अवर बॉडी. हमको अच्छा भी वही लगता है जो हमारे बॉडी को कभी कभी चाहिए, राइट. तो इस तरीके से हमारे में भी ऑस्मोरेगुलेशन कुछ हद तक हो जाता है. चलो बात करते हैं कुछ डेजर्ट एनिमल की. फॉर एग्जाम्पल कैंगरू रैट. अभी कैंगरू रैट इज अ रैट एक्चुअली, लेकिन उसको कैंगरू रैट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पैर जो होते हैं ना, हाइंड लिम्स, दिस हाइंड लिम्स जस्ट लुक लाइक कैंगरूज हाइंड लिम्स, राइट. तो बड़े बड़े पैर होते हैं उनके, कैंगरू के जैसे ही होते हैं, राइट. दे हैव लार्जर दिस एंकल, राइट. तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कैंगरू रैट. अभी कैंगरू रैट में क्या होता है, तो अभी देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक 12th स्टैंडर्ड में भी आएगा, बिकॉज ऑस्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोकन्फर्मेशन विल आल्सो कम इन 12th स्टैंडर्ड. सो दिस होल अभी जो हम लोग ने पूरा पढ़ा ना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट वी विल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड, राइट. जो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग एक्चुअली इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट वो वाला जो यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. कैंगरू रैट में क्या होता है, तो जो ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, उसमें भी पानी प्रोड्यूस होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स डू गेट प्रोड्यूस, राइट. एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आल्सो वाटर मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूसिंग. तो ये वाटर को हम लोग मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं, राइट. दिस वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन हमारे बॉडी में भी ऐसे ही प्रोड्यूस होता है, ऐसे भी प्रोड्यूस होता है, और कैंगरू रैट में भी ऐसे प्रोड्यूस होता है. तो इन डेजर्ट कैंगरू रैट्स आर एक्चुअली यूजिंग दिस मेटाबॉलिक वाटर, राइट. वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड रेस्पिरेशन. तो ये वाटर को एक्चुअली कंजर्व करता है और ये वाटर को ही यूज्ड अप करता है, राइट. इफ वी टॉक अबाउट कैमल्स, कैमल को डेजर्ट शिप भी बोला करते हैं, है ना. तो कैमल्स अपने बॉडी में कैसे वाटर को कंजर्व करके रखता है, कैसे वो वाटर को लंबे टाइम तक चलाता है, राइट. दैट इज बिकॉज दे डोंट डू यूरिन while they are not getting water. जब वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं होता है तो वो लोग यूरिन प्रोड्यूस नहीं करते.
तो उस टाइम पे जितना भी यूरिया एक्यूमुलेट होता है, दे डू एक्यूमुलेट यूरिया इन सर्टेन काइंड ऑफ टिश्यूज। तो कुछ टिश्यूज में यूरिया को एक्यूमुलेट करते हैं और यूरिन प्रोड्यूस नहीं होने देता है। मींस यूरिन अगर प्रोड्यूस होगा और यूरिनेट करेगा कैमल तो वाटर लॉस होगा, isn't it? And they are also using metabolic water, तो वो भी metabolic water यूज करते हैं उस टाइम पे while they are in desert, while water is availability is lesser। और जब उनको पानी मिल जाता है, when this water get available to them, they can drink up 80 liters of bottles, I mean 80 liters of water, not bottle, 80 liters of water in just 10 minutes। Can you imagine that? ये एक बॉटल में शायद 1 लीटर पानी आता होगा, है ना, या फिर 1 लीटर से कम। 80 such bottles, maybe more than that, just in 10 minutes। So this is about excretion। Now it's time to answer some question। तो चलो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आज की क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आपको पूछ लिया, वो वाई वाला क्वेश्चन, राइट। सेकंड क्वेश्चन अब यहां पर आपकी स्क्रीन पे है। तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑस्मोलरिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड? योर ऑप्शंस आर 100 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर, 200 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर और 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर, right? So out of this 3 option, one is correct answer। You have to give your answer in comment box। This was your second question, right? And थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा और फिर आपको उसमें से आंसर देना है, राइट। फिर उसमें से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मतलब ऑप्शन दूंगा एज अ फर्दर इंफॉर्मेशन, तो उसमें से आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इज हियर। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, बाद में क्वेश्चन पूछूंगा और वो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो एक शार्क है और सिलिकेंथ है। सिलिकेंथ इज दैट एनिमल व्हिच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पाइसेस एंड एम्फीबियंस, राइट। तो ये दो एनिमल का बॉडी फ्लूइड जो होता है, इट इज मोर हाइपोटोनिक, एक्चुअली इट इज हाइपरटोनिक, मोर नहीं बोला जाता है। देयर बॉडी फ्लूइड इज हाइपरटोनिक इन कंपैरिजन टू द सी वाटर। तो सी वाटर से भी ज्यादा ऑस्मोलरिटी होता है इनके बॉडी फ्लूइड्स का। For this, osmolytes are responsible for this condition। Osmolytes are present in their body, which is responsible for this condition, right? Now my question is, out of the 3 option given here, which chemical is or are acting as osmolytes? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ये। फर्स्ट अमोनिया, राइट। सेकंड यूरिया and third is trimethylamine oxide। In short, it is also called as TMAO, right? तो आपकी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के आंसर कमेंट में दीजिए। और यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी ये वीडियो बताइए। सब्सक्राइब तो करेंगे ही आप अगर आपको पसंद आया है, और लाइक बटन भी टैप कीजिएगा भाई, बहुत जरूरत है भाई।